ऑल राइट, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत क्लास में। एंड आज के इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू करेंगे जो कल हम लोग सॉल्यूशंस देख रहे थे, राइट। हम लोग ने पॉपुलेशन की प्रॉब्लम देख ली थी। आज इज द ऑडियो वीडियो फाइन? हाय लीना, इज द ऑडियो वीडियो फाइन? ओके, ठीक है। सो जो हम लोग ने कल एक कॉन्सेप्ट देखा था ऑप्टिमम पॉपुलेशन का, तो उस ऑप्टिमम पॉपुलेशन के बाद उसको, हाँ, ऑप्टिमम पॉपुलेशन का जो कॉन्सेप्ट था, हम लोग ने एक ग्राफ देखा था किस तरीके से विद अ गिवन सेट ऑफ टेक्नोलॉजी वो एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम पॉपुलेशन अपनी अचीव हुई थी। उसके बाद जब अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया था तो हमें नए नए रिसोर्स देखने को मिले थे, तो हमारी ऑप्टिमम पॉपुलेशन राइटवर्ड शिफ्ट हो गई थी, तो वो अपना उधर चला गया था, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन बढ़ गई थी। फिर हम लोग ने देखा था कि अगर और नई टेक्नोलॉजी आ गई, जो आज रिसोर्सेज नहीं है कल रिसोर्सेज होते हैं, गुड इवनिंग अनुज, तो वो भी आगे जाके ऑप्टिमम पॉपुलेशन को बढ़ा देंगे। तो एक जो ये हम लोग ने कॉन्सेप्ट कल विचारधारा, ये जो अप्रोच हम लोग बात कर रहे थे, ये मालथूसियन अप्रोच है, राइट। इसी को जब आज के परिपेक्ष में हम लोग बात करते हैं, तो मैंने आप लोग को बोला था नियो मालथूसियन कॉन्सेप्ट, जिसमें हम लोग ने बात करी थी कि बढ़ती पॉपुलेशन के साथ जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो सीमित मात्रा में है। जैसे आपका पॉल्यूशन होने लग जाएगा, आपका पॉवर्टी होने लग जाएगी, आपकी जो वेस्ट की प्रॉब्लम है, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम है, तो ये वाटर की प्रॉब्लम है, सीवेज की प्रॉब्लम है, ये सब जो कंटेक्स्ट है, जो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण ये सब चीजें हो रही हैं, इसको हम लोग ने बोला था दैट इज नियो मालथूसियन कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैंने आप लोग को लास्ट में आज जो समझाना और आज जो मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है हमारा जो नियो मालथूसियन कॉन्सेप्ट है। इसको लेके 1972 में कुछ स्टैंडर्ड रन कराए गए थे, मतलब कुछ एल्गोरिदम का प्रयोग करके कंप्यूटर मॉडल्स पे हम लोग ने कुछ डेटा फीड करके देखा कि किस तरीके से अगर पॉपुलेशन इसी रेट में बढ़ती रही तो अलग अलग चीजों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, सो आज का जो टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी का। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट मच अडू, लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी अपनी। सो जो लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी है, मैंने क्या बताया कि एक स्टैंडर्ड रन कराया गया, एल्गोरिदम कुछ इनपुट कराया गया कंप्यूटर में और देखा गया कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ ये जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं इन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे, सही से समझेंगे, सही से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लिखना शुरू कर दीजिए। सो कल जो हम लोग ने बात करी थी उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी। अगर आप लोगों को याद हो, इस बार यूपी पीसीएस 2020 में इससे सवाल भी था। 2020 में पीसीएस के प्रीलिम्स में इस पे सवाल भी था, राइट। सो इस बार ऐसा सवाल आ गया था कि काफी ऑप्शनल से आ गया था, सोशियोलॉजी ऑप्शनल से भी सवाल पूछ लिया था। तो अपने को ध्यान रखना है कि केवल हम लोग ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रीलिम्स का भी सवाल कुछ ना कुछ डील किया जा सकता है। चलिए लिखिए, लिमिट्स टू ग्रोथ थ्योरी की अगर बात करी जाए 1972 में ये रखी गई, सामने आती है बाय क्लब ऑफ रोम, बाय क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम। ये जो क्लब ऑफ रोम है ये क्या है, यहाँ पे काफी स्कॉलर्स, काफी जोग्राफर्स एसोसिएटेड है इस क्लब से। आप लोग ने सुना होगा ना, काफी एसोसिएशंस होती हैं, राइट। एसोसिएशंस इन द सेंस की अलग अलग लोग ज्वाइन करते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक। जिसमें कि जैसे मान लीजिए कोई बुक्स का है क्लब, जहाँ पे लोग बुक्स का एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, या फिर कोई डिजास्टर के लिए कोई क्लब बना हो जहाँ पे प्रिपरेशन वगैरह बताते हो। तो वैसे ही क्लब था, क्लब ऑफ रोम उसका नाम था।
तो वहाँ पे काफी जोग्राफर्स वगैरह इंक्लूडेड थे, तो ये उनके द्वारा स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव था। तो मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव इनका, अगर मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू टेस्ट द माल्थुसियन थ्योरी, इनका ये ऑब्जेक्टिव था। माल्थुसियन थ्योरी को टेस्ट करना चाहते थे कि सही है कि नहीं, कि पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो अदर पैरामीटर्स हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। इसीलिए हेंस दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज, दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज नियो माल्थुसियन, नियो माल्थुसियन, इसको नियो माल्थुसियन ही बोलते हैं। ठीक, माल्थस की थ्योरी आई थिंक सबको याद होगी, 1798 एसेज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, राइट? हम लोग ने ऑलरेडी इसको डिटेल में देखा हुआ है। तो इसमें 5 वेरिएबल्स थे, 5 वेरिएबल्स। अब ये 5 वेरिएबल्स क्या क्या है इसको समझते हैं। पांच वेरिएबल्स जो हम लोग इनपुट करेंगे, जो हम लोग इनपुट करेंगे और जिस पे एनालाइज करना है। तो सबसे पहले इनपुट होगा ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। और ये पॉपुलेशन वर्ल्ड की पॉपुलेशन ले रहे हैं, ध्यान रखना, ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। फिर क्या वेरिएबल इसमें हो सकता है? ग्रोथ ऑफ फूड, वो हम लोग देखेंगे कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, ग्रोथ ऑफ फूड। नेक्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये देखेंगे पॉपुलेशन बढ़ने के साथ इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद रिसोर्स डिप्लीशन, रिसोर्स डिप्लीशन। नेक्स्ट पॉल्यूशन, पॉल्यूशन। तो ये 5 वेरिएबल्स हो गए और इसी पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो, हम लोग ने माल्थस में एक ग्राफ देखा था ना, कि अपनी पॉपुलेशन, अपना फूड प्रोडक्शन इस तरीके से और अपनी पॉपुलेशन ऐसे आगे जाके जाती है। सो फूड प्रोडक्शन और पॉपुलेशन में केवल एक हम लोग ने देखा था और यहाँ पे बोल दिया था कि फूड क्राइसिस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी मतलब ज्यादा चीजें ली गई हैं। ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ फूड, ये तो लिया ही गया है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिसोर्स डिप्लीशन, पॉल्यूशन, ये भी काउंट किया। क्यों? क्योंकि माल्थस के टाइम पे, माल्थस के टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसा कुछ नहीं था, पॉल्यूशन जैसा कुछ नहीं था। ये चीज समझिए। और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को तो ही काउंटर किया था किसने? मार्क्स ने अपनी थ्योरी में। तो ये इनके बाद की है थ्योरी ना, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके टाइम पे आया, तो इस फैक्टर को इन्होंने काउंट किया। फिर रिसोर्स डिप्लीशन और पॉल्यूशन मार्क्स के टाइम पे भी नहीं था, तो ये और बाद के इवेंट्स हैं जिसको कि लिमिट्स ऑफ ग्रोथ थ्योरी ने काउंटर किया है। आई थिंक अब चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हेडिंग डालिए assumptions, assumptions। assumptions, assumptions यहाँ पे 6 assumptions हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। फाइनाइट स्टॉक, क्या मान के चल रहे हैं? फाइनाइट स्टॉक है किसका? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का फाइनाइट स्टॉक है। इसके बाद फाइनाइट स्टॉक है किसका? एरेबल लैंड का, एरेबल लैंड। ये एरेबल लैंड मतलब जिसपे फूड को प्रोड्यूस कर सकते हो, फॉर फूड प्रोडक्शन। क्योंकि अगर ये सब अनलिमिटेड कर देंगे तो फिर फायदा ही क्या, राइट? अगर ये सब चीजें अनलिमिटेड हो गई तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ही नहीं है, ये सब फाइनाइट है ना। फाइनाइट स्टॉक ऑफ, फाइनाइट कैपेसिटी, एक्चुअली फाइनाइट कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, फाइनाइट कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट्स, टू एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट्स। लिमिट तक ही कर पाएगा ना, उसके आगे थोड़े ना। इसके बाद फाइनाइट
finite capacity of yield of food मतलब जो फूड की प्रोडक्टिविटी है उसकी भी एक कैपेसिटी है, फूड प्रोडक्शन की भी एक कैपेसिटी, ये इन्होंने मानी है। इसके बाद इन्होंने माना है 5वें पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। फिर लास्ट पॉइंट फाइनाइट सप्लाई, जो सप्लाई हो रही है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस की वो फाइनाइट है। स्टॉक तो है ही है, लेकिन जो सप्लाई हो रही है वो भी हमारी फाइनाइट है, फाइनाइट सप्लाई ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसका ये मतलब है जो आज के टाइम पे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल, और पहले पॉइंट का ये मतलब है कि जो अभी नहीं भी इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन नॉन रिन्यूएबल है सोर्स, वो उनका भी स्टॉक सीमित है। जब असम्पशन सब लोग लिख लेना, बता देना हमें। डन, ओके। अनुज हो गया? चलिए अभी ग्राफ बनाइए, ग्राफ पहले हम बना ले फिर बनाना। ये जो ग्राफ है उसमें जो ईयर मार्क करे गए हैं 1900, 2000 और 2100, 100 सालों का वो लिया गया। इसमें जो यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेरिएबल्स हाँ 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 अनुज, फाइनाइट सप्लाई ऑफ नॉन, अच्छा हाँ, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सो यहाँ पे ये जो ग्राफ हमने बनाया है यहाँ पे वेरिएबल्स है वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन को। सो पॉपुलेशन यहाँ पे क्या रहेगा, इन्होंने अपने ग्राफ में क्या बताया कि भैया पॉपुलेशन बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे फिर घटने लग जाएगी। पॉल्यूशन का लेवल पहले बहुत कम था, फिर यहाँ पे तो अथाह हो गया। ये है पॉल्यूशन, ये है पॉपुलेशन। फिर उन्होंने कहा रिसोर्सेस पहले अथाह थे, फिर आए 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 ऐसे कम हो गए। ये रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस। फिर उन्होंने कहा कि फूड पर कैपिटा, तो फूड का इन्होंने कहा कि फूड मिल रहा था, फिर लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि फूड पर कैपिटा की कमी हो गई, फूड पर कैपिटा वो भी नीचे चला गया आगे जाके। फिर एक क्या बच रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट इन्होंने बताया कि पहले एक पीक आ जाएगी, मतलब पहले एक टाइम ऐसा आ जाएगा जहां पे रिसोर्सेज बहुत ही एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे होंगे, लेकिन फिर वो भी आगे जाके क्या होगा, उसमें भी हमें यहाँ गिरावट दर्ज देखने को मिलेगी। तो इट इज इंडस्ट्रियल आउटपुट। फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ने पॉपुलेशन ड्रॉ कर ली। तो पॉपुलेशन इन्होंने बोला कि एक अपना अचीव करेगी मैक्सिमम, उसके बाद नीचे गिरने लग जाएगी। क्यों नीचे गिरने लग जाएगी? क्योंकि पॉल्यूशन लेवल, रिसोर्स डिप्लीशन, फूड का प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सब वो गिरने लग जाएगा, इसके कारण ज्यादा पॉपुलेशन सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। देखिए आप सब लोग यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पॉपुलेशन की अगर ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की अगर बात करी जाए कैसे नीचे गिर रही है। पॉल्यूशन देखिए कितना पीक पे चला गया है, रिसोर्सेज नीचे आ गए, इंडस्ट्रियल आउटपुट ये भी पर कैपिटा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट ये भी नीचे आ गया, फूड
पर कैपिटा नीचे आ चुका है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो इनके अकॉर्डिंग दुनिया अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। इनके अकॉर्डिंग दुनिया अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ है अभी? दुनिया खत्म हुई है? लग तो नहीं रहा है, तभी तो हम और आप यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे अब इसका क्रिटिसिज्म समझते हैं। यहाँ पे इनका क्रिटिसिज्म समझते हैं। क्रिटिसिज्म मतलब ये जो थ्योरी है इसके थोड़े प्रोज एंड कॉन्स। क्रिटिसिज्म, सो क्रिटिसिज्म अगर देखें तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड को एज अ सिस्टम या एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट किया है। सो इट ट्रीट्स द होल वर्ल्ड एज अ सिंगल यूनिट। तो ये स्टडी के लिए यूनिट है, यूनिट ये स्टडी के लिए तो सही है। आपने एक चीज पढ़ी होगी ना कि सिस्टम बना के हम लोग स्टडी कर लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सिस्टम को अगर स्टडी करना तो इसमें क्या क्या इनपुट आ रहा है, क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है, फाइनली कैसे आउटपुट मिल रहा है। तो ये मॉडल सिस्टम है, मॉडल। आपने सिस्टम बनाया, मॉडल बनाया और आपने पढ़ लिया। तो इट ट्रीट्स द होल वर्ल्ड एज अ सिंगल यूनिट। पूरे के पूरे विश्व को ये एज अ सिंगल यूनिट ले लेता है। अच्छी बात है, पढ़ाई में सहूलियत होती है, लेकिन इन रियलिटी क्या पूरे वर्ल्ड को हम लोग एक सिंगल यूनिट में बांध सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अलग अलग रीजन्स की अलग अलग जगह की खासियत अलग अलग है, अलग अलग जगह की पॉपुलेशन रेट इंक्रीज या डिक्रीज वो अलग अलग है। जो हम लोग ने पहले कुछ लेक्चर्स में देखा था कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह सेम नहीं है। तो इसमें कहने का ये मतलब है मेरा, रीजनल वेरिएशंस आर नेग्लेक्टेड। रीजनल वेरिएशंस आर नेग्लेक्टेड। रीजनल वेरिएशंस आर नेग्लेक्टेड। फिर बात करें, सो मॉडल वाज बेस्ड ऑन लिमिटेड डेटा। बड़े पैमाने पे डेटा का इस्तेमाल नहीं किया गया था, कुछ डेटा का ही लेके उसको इंटरपोलेट कर दिया, सिस्टम में डाल दिया। तो जाहिर सी बात है उसने उतना ही दिखाया जितना इनपुट किया गया था। उसने दिखाया कि 2000 के आसपास दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो डेटा था उतना ही अवेलेबल था। सो क्या हम लोग इसको कह सकते हैं कि इट वाज अ पेसिमिस्टिक मॉडल? यस, इट वाज अ पेसिमिस्टिक। एक होता है ऑप्टिमिस्टिक, एक होता है पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो हर चीज का अच्छा पहलू देखे, अच्छी चीज सामने रखे कि पॉजिटिव होगा फ्यूचर में। पेसिमिस्टिक क्या होता है कि इसमें देखा नहीं आपने कि दुनिया खत्म हो रही है, रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट, पॉपुलेशन सब खत्म हो रहा है, तो पेसिमिस्टिक मॉडल है। हाँ, आशावादी निराशावादी, एग्जैक्टली। और इसमें अगर देखा जाए इसने एक्सक्लूड कर दिया। इसने क्या क्या एक्सक्लूड किया है? ह्यूमन का जो ह्यूमन की टेक्नोलॉजीज है उसको एक्सक्लूड कर दिया। टेक्नोलॉजी को इसने काउंटर ही नहीं किया, मतलब लिया ही नहीं। इनोवेशन को नहीं काउंट किया। इनोवेशन एंड पॉलिटिकल कैपेसिटी। कई कई जगह सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, वो सब इसमें काउंट नहीं किया है, ठीक। और जो क्राइसिस है इसने बोला था, इट प्रिडिक्टेड जो प्रिडिक्शन करी थी, क्राइसिस बाय द ईयर 2100 के आते आते इसने बोला दुनिया खत्म होगी। तो ये इनके क्रिटिसिज्म है, इनके नेगेटिव बातें कि किस तरीके से ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है अपनी बात सामने रखती है। सो आई थिंक आपको ये जो थ्योरी है लिमिट्स टू ग्रोथ समझ में आई होगी कि क्या क्या बताने की कोशिश करी गई है यहाँ पे। तो ये जो हम लोग बात देख रहे हैं लिमिट्स टू ग्रोथ, ये आपकी उसी में आती है, ध्यान रखिएगा। जो हम लोग ने माल्थूसियन वाला बात कर रहे थे, माल्थूसियन, ठीक है, माल्थूसियन अप्रोच की बात कर रहे थे। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, जो प्रॉब्लम्स थी उनका दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। एक एस्पेक्ट तो ये था कि जो एक एस्पेक्ट की जो अभी बात करी है
ये जो मालथूसियन अप्रोच था, आपने नोट्स में भी देखोगे आप लोग, तो हम लोग ने इसको देखा था कि ये मालथूसियन अप्रोच है। मालथूसियन अप्रोच, जहां पे हम लोग ने देखा पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब जो दूसरा अप्रोच हम लोग देखने जा रहे हैं वो थोड़ा आज के टाइम का है, रैशनल है, साइंटिफिक है। जो अब दूसरा अप्रोच देखने जा रहे हैं, रैशनल है, साइंटिफिक है, और वो डेवलपमेंट पे फोकस करता है, डेवलपमेंट पे, जहां पे पॉपुलेशन को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा जाता है, जहां पे पॉपुलेशन को एज अ प्रॉब्लम नहीं देखा जाता है। तो अब ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा, और आज के टाइम पे यही हो रहा है। तो अब ह्यूमन डेवलपमेंट, ये देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन है हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। सो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच अब हम लोग देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे। जब ये मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा सोशल वेलबींग का, सोशल वेलबींग का। ठीक, तो अब ये दूसरा अप्रोच हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, दूसरा अप्रोच। ठीक है, तो अब हमें जो अभी तक हमारा फोकस क्या था, अगर आप लोगों ने अभी तक देखा हो, हमारा फोकस रहा क्या कि कैसे पॉपुलेशन कम करी जाए, क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम्स हो रही थी पॉपुलेशन से हो रही थी ना, सारी प्रॉब्लम उससे हो रही थी। तो अब हेडिंग डालिए ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। लीना यहां तक, यहाँ मालथूसियन प्लस नियो मालथूसियन ये है बस, क्योंकि नियो मालथूसियन ने भी बोला था ना पॉपुलेशन ही प्रॉब्लम है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ही प्रॉब्लम है। अब ये सेकंड अप्रोच दूसरा है, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, ये हेडिंग डाल लो आप लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, ये हेडिंग पड़ेगी, मेन हेडिंग। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया है कि ये दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसमें इसमें जो पॉपुलेशन है, बढ़ती पॉपुलेशन पे हम लोग इतना वो नहीं करेंगे जितना डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। तो डेवलपमेंट की अगर बात करी जाए तो अब थोड़ा मैं एक जनरल बात कर लूं आप लोगों के साथ। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट बहुत ही डायनामिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही डायनामिक कॉन्सेप्ट है, डायनामिक कॉन्सेप्ट। ये हर किसी के हिसाब से, हर इंसान के हिसाब से डेवलपमेंट का अलग मतलब होता है, मींस डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट टू डिफरेंट पीपल। सही बात है, आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और होगा, मेरे लिए डेवलपमेंट का मतलब कुछ और है। सो इट हैज डिफरेंट मीनिंग टू डिफरेंट पीपल, राइट। किसी के लिए हो सकता है कि इनकम बढ़ जाए, वो डेवलपमेंट होगा उसके लिए। कोई चाहता है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाए, वो उसके लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन हो सकती है। बट यहाँ कुछ और भी लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी मात्र बेसिक जरूरतें जो हैं वही पूरी हो जाए, 2 वक्त की रोटी ही मिल जाए, मीटिंग ऑफ द बेसिक नीड्स, कुछ के लिए ये है। तो हर किस, हाँ बिल्कुल, सोशल स्टेटस, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो जाए। तो सबके लिए एक जैसा डेवलपमेंट का मतलब एक जैसा नहीं होता है, और डेवलपमेंट का ये भी नहीं मतलब होता है कि अपनी जड़ों को छोड़ के कुछ और चीज अपना लेना डेवलपमेंट के नाम पर। आजकल बहुत होता है ना वेस्टर्न कल्चर को अपना लेना, अपनी जो रूट वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज हैं, उनको छोड़ के वेस्टर्न वैल्यूज को अपना लेना। सो ये डेवलपमेंट नहीं है, दिस इज नॉट डेवलपमेंट। ठीक है, सो डेवलपमेंट इज एक्चुअली अ प्रोसेस, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस नॉट अ स्टेट। ध्यान रखिए, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस नॉट अ स्टेट। ये हमेशा निरंतर चलने वाली चीज है, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, कोई एक ठहरने वाली चीज नहीं है। ठीक, तो क्या करो, एक पैरा मैं लिख रहा हूँ, पैराग्राफ लिख लो जरा आप लोग, उसके बाद मैं ह्यूमन डेवलपमेंट पे बात करूँ।
तो development, it has been defined as process of growth, expansion or realization of potential. जैसे शक्तिमान को अपनी शक्तियों का आभास हुआ, वैसे ही realization of potential, bringing regional resources into full productive use, ये है आपका डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन। वैसे डेवलपमेंट को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, तो इट हैज बीन डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, एक्सपेंशन और रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल, ब्रिंगिंग रीजनल रिसोर्सेज इनटू फुल प्रोडक्टिव यूज। यह डेवलपमेंट। ठीक, तो ये डेवलपमेंट का एक जनरल मैंने बात बताई आप लोगों को कि डेवलपमेंट का मतलब क्या हो सकता है। एक बहुत ही ब्रॉड मैनर में हमने आप लोग को ये समझाया। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट, सो डेवलपमेंट अभी आप लोग को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। वही चीज जब ह्यूमन पे लगा दोगे सो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, राइट। सो इसमें हम चाहते हैं कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो इंसानों की, क्राइसिस फ्री, आपदा मुक्त, फूड सिक्योरिटी हो, फूड की कोई प्रॉब्लम ना हो, खाने को हमेशा रहे जब उसका मन चाहे। इसके साथ साथ सेल्फ स्टीम भी जरूरी है, सेल्फ स्टीम, राइट। सो हर जीना नहीं होता है, सेल्फ स्टीम के साथ जीना है, राइट। तो ये एक बात हो गई ह्यूमन डेवलपमेंट की एक एक्सपेक्ट की। इसी के चलते आप लोगों ने सुना होगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश होती है, HDR रिपोर्ट पब्लिश होती है सालाना। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश होती है, 1990s से पब्लिश हो रही है, ठीक। तो ये जो रिपोर्ट है इसका जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे क्या लॉजिक रहा? एक्चुअली 1970s में एक शख्स थे जिसका नाम था डेविड मॉरिस। 1970s में एक शख्स थे डेविड मॉरिस, उनका ही आइडिया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का। आइडिया इन्हीं का था, आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो आइडिया था वो डेविड मॉरिस का था। इसमें इन्होंने जो बात करी, डेविड मॉरिस ने क्या बोला था? फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। उन्होंने ये बोला था, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं बोला था, उन्होंने बोला फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ, PQL, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ में इन्होंने बोला इंसान के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इन्होंने बोला? पहली तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंपॉर्टेंट है। दूसरा इन्होंने बोला एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख रहे हो हेल्थ और लिटरेसी, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बोलते नहीं है, जो चीजें नापी जाती है, तो हेल्थ और लिटरेसी इन्हीं से आया है। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ डेविड मॉरिस का कॉन्सेप्ट है। आप लोग जब देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को, उसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें हेल्थ और लिटरेसी आता है, तो डेविड मॉरिस का कॉन्सेप्ट है।
सो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट ये है कि इंसानों के पास जब चॉइसेस रहें, राइट, इंसानों के पास जब चॉइसेस हों और ढेर सारी चॉइसेस हों जिससे वो कोई ना कोई चीज ले सके. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट, ओके ओके ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट हाँ, पीसीएस फाइट चैनल पे रात में वीडियोस अपलोड करते हैं पीसीएस मेंस के रिगार्डिंग, आप लोग वो देख लेना, ठीक है, देखते रहना उसको भी. जैसे एक्सट्रीमिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस पे हम डालते रहते हैं, तो थोड़ा उस पर नजर बनाए रखना. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट एक्सपैंडिंग चॉइसेस, एक्सपैंडिंग चॉइसेस. अब एक्सपैंडिंग चॉइसेस का क्या मतलब है? क्या मतलब है? पॉलिटिकल चॉइस, जिसको चाहे हम उसे चुने, है ना, एक तरीके की डेमोक्रेसी. इसके बाद एडुकेशन चॉइस, जहां में पढ़ना हम वहां पढ़ें, जिस कॉलेज में जहां से पढ़ना वहां पढ़ेंगे हम, मेरे में ये चॉइस होनी चाहिए. लिविंग कंडीशन, जहां मुझे रहना है, कहाँ रहना है, ये मेरे पास होनी चाहिए चॉइस, लिविंग कंडीशन चॉइस. पॉलिटिकल चॉइस, एडुकेशन चॉइस, लिविंग कंडीशन चॉइस. फिर कहाँ काम करना है, एम्प्लॉयमेंट चॉइस मेरे पास होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चॉइस मेरे पास होनी चाहिए. इसके बाद मैरिज एंड फैमिली चॉइस, मैरिज एंड फैमिली चॉइस, कैसे कहाँ शादी करनी है, कहाँ किसके घर में रहना है, मतलब रहना तो अपने ही घर में बट यहाँ बात फीमेल्स के पर्सपेक्टिव में हो रही है, राइट. सो ये चॉइसेस को एक्सपैंड करना ही ह्यूमन डेवलपमेंट है. तभी माना जाएगा हाँ ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है, जब पर्टिकुलर सोसाइटी में सबके पास चॉइसेस की कमी ना हो. ये बात है. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करी जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करी जाए तो उसका फॉर्मूला ऐसे चलता है, क्यूब रूट ऑफ आई इंटू ई आई इंटू एच आई. अब ये आई क्या है? इनकम इंडेक्स, इनकम इंडेक्स. ई आई क्या है आपका? एजुकेशनल इंडेक्स, एजुकेशनल इंडेक्स. एच आई क्या है आपका? हेल्थ इंडेक्स. इसका क्यूब रूट करके निकाला जाता है. इतना ध्यान नहीं रखना है आपको, इतना बस ये ध्यान रखो कि कैसा क्या, बट मे भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में ही पूछ सकता है, क्या भरोसा. सो इनकम इंडेक्स जो मेजर करी जाती है, थोड़ा अगर और इस पे मैं आप लोग को समझाना चाहूँ, सो इनकम इंडेक्स जो मेजर करी जाती है, इट इज पर कैपिटा जीएनआई, पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ पीपीआई, सॉरी पीपीपी, इन पीपीपी टर्म्स, परचेजिंग पावर पैरिटी. सब जीएस का है आपका पोर्शन, इकोनॉमी का. एजुकेशन इंडेक्स जो काउंट किया जाता है वो एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लिया जाता है, एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. और जो हेल्थ इंडेक्स लिया जाता है वो है आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम लोग काउंट करते हैं. सो एक जनरल बात मैंने एचडीआई पे बता दी, और इसी को ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हम लोग शामिल करते हैं. ठीक, तो ये हो गया. आज के टाइम पे 189 कंट्रीज काउंट करी जाती हैं जब हम लोग उसको मेजर करते हैं. इसी के हिसाब से फिर बांटी जाती हैं कंट्रीज, एचडीआई के हिसाब से बांटी जाती हैं कंट्रीज, इसी के हिसाब से बांटी जाती हैं. जैसे मान लीजिए कंट्रीज बोलते नहीं है वेरी हाई एचडीआई कंट्रीज, तो जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकल के आता है ग्रेटर देन 0.8,
तो उनको बोला जाता है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज। फिर कैटेगरी है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनमें HDI जाता है आपका 0.7 से 0.8 के बीच, ठीक। फिर आपका आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें जाता है 0.5 से 0.7 HDI। फिर लास्ट आती है आपकी लो HDI कंट्रीज, ये आपका जाता है लेस देन 0.5 के नीचे। भारत इसमें कहाँ आता है? इंडिया किस में रखेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहाँ रखें? इंडिया 2019 में इंडिया का स्कोर था 0.647, यहाँ मीडियम में, ठीक है। ये इंडिया यहाँ पे। इसी अगर बताऊं मैं आप लोगों को, ये वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी कंट्रीज हो सकती हैं? वही रहती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वही नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइलैंड, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। स्विट्जरलैंड, राइट, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, जापान, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा है। इसके बाद हाई डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो ये आपका वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज आती है यहीं पे आपका नॉर्थ अमेरिका आता है, जैसे कनाडा और यूएस हो गया, मीडियम में आपके ज्यादातर डेवलपिंग इकोनॉमीज आती हैं, इंडिया मैंने आप लोग को बता ही दिया है। तो ज्यादातर जो साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, आप लोग जानते हो लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं, फिर ईस्टर्न यूरोप, ये जो पार्ट है आपके, ये मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। लो की अगर बात करी जाए तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज, फिर अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये बात है, लो HDI आता है वहां पे। लिख लिया सबने इतना? ऑल गुड, ऑल डन। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज सोशल वेलबीइंग। सोशल वेलबीइंग, सोशल वेलबीइंग, ये जो फिलॉसफी है सोशल वेलबीइंग की, इसने डेवलपमेंट के स्कोप को बढ़ा दिया है। देखेंगे अभी हम लोग expanding the scope and meaning of development, expanding the scope and meaning of development। सो इसमें क्या है, चरणों में होता है डेवलपमेंट, चरणों में, इंसान का डेवलपमेंट चरणों में होता है। पहला इनिशियल डेवलपमेंट, ठीक, एक डेवलपमेंट की स्टेज होगी पहली, दूसरी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, थर्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फाइनली फोर्थ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। पहली है तो इसको इनिशियल कह दिया। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, यहाँ पे डेवलपमेंट का मतलब है मनी ज्यादा होना, इनकम लेवल ज्यादा होना, इकोनॉमी सॉलिड होना, अच्छी होना। फिर यहाँ ज्यादातर मटेरियलिज्म पे बात हो रही है, पैसा ज्यादा है, इनकम बढ़े, अपनी इकोनॉमी अच्छी हो,
तो यहाँ पे ये इनिशियल डेवलपमेंट का मतलब है। जब सेकंड डेवलपमेंट जाते हैं सेकंड स्टेज की, तो वहां सोशल डेवलपमेंट होना जरूरी है। सोशल डेवलपमेंट में बात हो रही है। सोशल डेवलपमेंट मतलब एडुकेशन, मतलब हेल्थ, जेंडर इश्यूज, अब इन पे बात हो रही है। मेल फीमेल के राइट्स की बात हो रही है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। इसके बाद ये थर्ड स्टेज पे जाता है जो डेवलपमेंट, यहाँ पे हमारी बात हो रही है रिलेशनशिप कैसे मजबूत हो, अपने जो प्रॉपर रिलेशंस हैं वो कैसे बने, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वो फैमिली के साथ हो, राइट। चाहे इसमें इसी में वो इंक्लूड हो जाएगा कि आप कितना सिक्योर फील करते हो, तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब सबके साथ आपके अच्छे रिलेशन होंगे तो कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी थर्ड स्टेज में। फिर फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि आप जब ये सब ठीक ठाक चल रहा होता है, फिर आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देते हो। तब आप योगा वोगा करने लग जाओगे, तब आप शांति चाहोगे, सुकून चाहोगे, पीस एंड काम। ये है फोर्थ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोशल वेलबींग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। सोशल वेलबींग, तो ये क्या है, ये आपका डेवलपमेंट का इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन ऑफ डेवलपमेंट है ये। डेवलपमेंट कैसे कैसे बढ़ रहा है अलग अलग स्टेजेस में। ये हो गई बात। लिख लेना सब लोग, बताना। ओके, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना कि हो क्या रहा है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। ये सिलेबस का पार्ट है ये सब, ठीक है। आपसे पूछ लेगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सोशल वेलबींग चौड़े से, तो आपसे पूछ लेगा सोशल वेलबींग बताइए आप। आपसे पूछ लेगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, पूछता ही है ह्यूमन डेवलपमेंट पे लिखने को। तो यहाँ पे जरा सोशल वेलबींग के बारे में जल्दी से लिख लीजिए। सोशल वेलबींग is a more comprehensive concept, more comprehensive concept, comprehensive मतलब elaborate concept about achievements, about achievements in quality of life, achievements in quality of life that goes beyond physical and economic parameters, physical and economic parameters alone. Social well-being includes emotional, mental and spiritual aspects too. अगर आप लोग को याद हो तो इससे पहले जो मॉरिस का कॉन्सेप्ट था उसमें हम लोग ने केवल क्या देखा था, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ ना। हम लोग जो मॉरिस का कॉन्सेप्ट देखा था यहाँ पे वो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ था, यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म की बात नहीं हुई थी। लेकिन अब जो सोशल वेलबींग का कॉन्सेप्ट निकल के आया उसमें हम लोग देख रहे हैं इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है, which are not easy to quantify and measure, आसानी से कहाँ नाप सकते हो, कोई कितना स्पिरिचुअल है, कोई कितना इमोशनल है, कोई स्केल थोड़े ना नापने की। इसके बाद इसी में सोशल वेलबींग में इसके 3 डोमेन्स होते हैं।
देयर आर 3 डोमेन्स ऑफ सोशल वेलबींग, देयर आर 3 डोमेन्स, आयाम है 3 डोमेन्स ऑफ सोशल वेलबींग। अब ये अपने को समझना, ये 3 जो डायमेंशंस हैं वो क्या क्या हैं, क्या बोलते हैं। जो 3 डायमेंशन है इसको अब हम लोग समझेंगे। पहला है डोमेन ऑफ बीइंग, डोमेन ऑफ बीइंग। ये जो डोमेन ऑफ बीइंग है ये एक्चुअली प्रेजेंट कंडीशन बताता है, प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन। इसका क्या मतलब है? व्हाट वन इज, कौन क्या है, एंड व्हाट वन डज, और वो करता क्या है। इसका आंसर ये देता है। डोमेन ऑफ बीइंग मतलब हेल्थ कैसी है, एजुकेशनल लेवल कैसा है, ऑक्यूपेशन क्या है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस कहाँ है, एक्सेट्रा। इसका आंसर देता है डोमेन ऑफ बीइंग। ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। दूसरा डोमेन ऑफ बिकमिंग। तो जैसे वो अभी क्या था अपना प्रेजेंट कंडीशन था ना, ये क्या लगता है आपको? डोमेन ऑफ बिकमिंग ये कैसा होगा? अगर टाइम के हिसाब से देखो तो प्रेजेंट ये हो गया। डोमेन ऑफ बिकमिंग कैसा साउंड कर रहा है? कैसा साउंड कर रहा है आगे का अगर देखें? फ्यूचरिस्टिक, वेरी गुड, इट इज फ्यूचरिस्टिक। ये फ्यूचरिस्टिक है, तो ये लिख लो फ्यूचरिस्टिक है ये। जैसे आप लोग को अभी, आप लोगों आपके एम्बिशंस हैं, फ्यूचर में हमको ऐसे ऐसे ये करना है, ये करना है। आपके एस्पिरेशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं आपके, कुछ होप है आप में, होप है, राइट? तभी आपने ज्वाइन किया है। कुछ आपको एड ऑन करना है, अपने में एड ऑन करना, आपको कुछ बेटर बनना है। अभी जो स्टेज है उससे बेटर आपको कुछ करना है। तो ये डोमेन ऑफ बिकमिंग है, राइट? डोमेन ऑफ बिकमिंग। इसके बाद एक है जो सबको आपस में जोड़ती है, और ये आपका थोड़ा रिलेशनल कंपोनेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं डोमेन ऑफ बिलोंगिंग। तो सोशल वेलबींग के 3 डोमेन, एक बीइंग, बिकमिंग और बिलोंगिंग। तो मतलब ये है आपको, इट इज इट इज इट इज रिलेशनल कंपोनेंट, ये सब कुछ जोड़ता है आपस में, रिलेशनल कंपोनेंट। सबको आपस में जोड़ता है। तो ये जो सोशल वेलबींग का मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ना, इट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ वेलफेयर ज्योग्राफी। वेलफेयर ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अलग अलग डायमेंशंस हैं। सो वेलफेयर ज्योग्राफी का पार्ट है। इसके बारे में बहुत ज्यादा लिखा स्मिथ ने, स्मिथ स्मिथ ने इसके बारे में बहुत ज्यादा लिखा, और उन्होंने काफी चीजें बोली हैं, वो अभी हम बुक में दिखाएंगे तब समझा देंगे। तो वेलफेयर ज्योग्राफी केवल और केवल फिजिकल ज्योग्राफी नहीं है, बल्कि ये फोकस करता है सोशल जस्टिस पे, सोशल जस्टिस पे। वेलफेयर नाम ही है वेलफेयर, सोशल जस्टिस पे और इक्वलिटी पे। इक्वलिटी, हर तरह की इक्वलिटी, चाहे जेंडर हो, चाहे वो क्लास बेसिस हो। तो सोशल जस्टिस और इक्वलिटी की बात करता है आपका वेलफेयर ज्योग्राफी। ठीक है, लिख लिया सबने इतना? डन। तो हम बुक दिखाएं फिर आपको।
डन। ओके, माजिद हुसैन, पेज नंबर 152। माजिद हुसैन, माजिद हुसैन, पेज नंबर 152। ओपन, ठीक है। लिमिट्स टू ग्रोथ दिख गया? लास्ट पैरा, लिमिट्स टू ग्रोथ। ओके, ठीक। इसमें देखिए, a phrase that gained currency as the title of a report this 1972 by the Club of Rome. The main objectives to test the classic theory of Thomas Robert Malthus. Right. This model is also known as New Malthusian. Page number 153, पहली line. This model is also known as New Malthusianism. Next para. The Club of Rome developed the model based on 5 variables. ये मैंने आपको पढ़ा दिए। वर्ल्ड पॉपुलेशन, फूड, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रिसोर्स, पॉल्यूशन, assumptions, 6 मेजर assumptions सब लिखा दिया आपको। ठीक, इसके बाद देखिए प्रोजेक्शंस। लिमिट टू ग्रोथ इज अ प्रोजेक्शन एंड नॉट अ प्रेडिक्शन। राइट, क्या है यहाँ पे? लिमिट्स टू ग्रोथ इज अ प्रोजेक्शन नॉट अ प्रेडिक्शन। ये प्रोजेक्शन है। It projects consequences of continued growth in world population, food supplies, industrial output, resource depletion and pollution over long duration to the year 2100 with dramatic result. बोला ना 2100 में दुनिया खत्म हो जाएगी। They extrapolated growth in each factor as it occurred between 1900 और 1970 के बीच में इनके पास जितना डेटा था, इसको इन्होंने उस पे एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। एक्स्ट्रापोलेट मतलब होता है कि यहाँ का डेटा इस्तेमाल किया आगे के इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए। ये होता है एक्स्ट्रापोलेट मतलब। ठीक, they found that the factors, इसी प्रोजेक्शंस में सेकंड पैराग्राफ, they found that the factors they analyzed were highly interdependent and that changes to single factor often merely pushed problems to the other. सारे के सारे जो इसमें वेरिएबल्स हैं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। रिसोर्स की खपत होगी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हाई होगा, फिर रिसोर्स जैसे जैसे धीमा पड़ने लग जाएगा, इंडस्ट्रियल आउटपुट धीमा पड़ने लग जाएगा, आपका फूड प्रोडक्शन धीमा पड़ने लग जाएगा। थर्ड पैरा, the model projected different scenario or at least 7 different permutations. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाया, अलग अलग मॉडल पे इसको रन कराया, कभी कुछ ज्यादा किया, कभी कुछ घटाया, कभी कुछ बढ़ाया। लास्ट पैरा, द स्टैंडर्ड रन। ये जो स्टैंडर्ड रन है, इन द स्टैंडर्ड रन ऑफ द मॉडल इट इज अज्यूम दैट देयर इज कंटीन्यूअस ग्रोथ ट्रेंड्स इन ऑल फैक्टर। इसमें मान लिया सारे के सारे वेरिएबल्स हाई हो रहे हैं। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन ऑल द वेरिएबल्स लीड टू ओवरशूट एंड कोलैप्स। इस स्टैंडर्ड रन में जहां पे हमने सारे वेरिएबल्स को हाई किया तो हमने देखा कि ओवरशूट और कोलैप्स हो रहा है, ओवरशूट और कोलैप्स हो रहा है। नेक्स्ट पेज पे आइए, 154 स्टैंडर्ड सिनेरियो जो ग्राफ बना हुआ है वही स्टैंडर्ड रन है। तो देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है, राइट, फिर नीचे कम होती जा रही। पॉल्यूशन लेवल देखो कितना शूट अप हो गया, रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, पहले नीचे आते जा रहे हैं रिसोर्सेस। इंडस्ट्रियल आउटपुट पर कैपिटा पहले बढ़ा फिर घटता जा रहा है। फूड पर कैपिटा एक टाइम तक था, उसके बाद नीचे देखिए कम होता गया। इसके बाद क्रिटिसिज्म ये मैंने आप लोग को लिखा दिया है, ये मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। ठीक है, मतलब आप लोग पहला पॉइंट देखिए, इट ट्रीट्स द होल वर्ल्ड एज अ सिंगल यूनिट, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू रिच, पुअर, नॉट सो पुअर कंट्रीज। इन रियलिटी अगर देखा जाए, क्योंकि अलग अलग एरिया में अलग अलग लोग का वो है ना, एक जैसे तो है नहीं सब कुछ, अलग अलग सोशल प्रॉब्लम्स है सबकी, सबका पॉपुलेशन का हिसाब किताब अलग है।
इसके बाद देखिए थर्ड वाला पॉइंट, पॉपुलेशन ग्रोथ, फूड प्रोडक्शन, रिसोर्स डिप्लीशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड लेवल ऑफ पॉल्यूशन वर एस्टिमेटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग नॉलेज। जो पहले के डेटा थे उसी को एक्सट्रापोलेट कर दिया समझाने के लिए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, इट डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द डायनामिक्स ऑफ रिसोर्सेज। ये मैंने आप लोग को ऑप्टिमम पॉपुलेशन में पढ़ा है, तो आज के टाइम पे जो रिसोर्सेज हैं वो आगे जाके हो सकता है ना रहे और नए रिसोर्सेज खोजा जाए, क्योंकि गिवन सेट ऑफ टेक्नोलॉजी हम ये जानते हैं कि आज जो रिसोर्स नहीं है वो आगे जाके रिसोर्स हो सकता है, तो ये इसको फैक्टर इन्होंने इसमें नहीं किया था। फिफ्थ पॉइंट, इट प्रिडिक्टेड क्राइसिस बाय द ईयर 2100 and probably within 100 years of the date of publication of the report in 1972। तो माना तो ये जा रहा था कि जब ये रिपोर्ट सामने आई 1972 में, तो इसके 100 साल के भीतर ही दुनिया का खात्मा हो जाएगा, तो देखने वाली बात है। सिक्स्थ पॉइंट, मॉडल इज एसेंशियली पेसिमिस्टिक, क्योंकि इसमें ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ये सब नहीं इंक्लूड किया गया था। ठीक है, तो ये सब है, बता ही दिया आपको। इसके बाद ओपन करिए पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 पहुंच गया, पेज नंबर 58। ओके, वेलफेयर अप्रोच एंड ज्योग्राफी ऑफ सोशल बीइंग, वेलफेयर अप्रोच एंड ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग। पहला पैरा, द डिग्री टू विच द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ सोसाइटी आर सेटिस्फाइड is known as social well-being. An approach to human geography that maps and explains social well-being indicators. Welfare geography is generally used to refer both to the overall condition of a group of people and the specific components of well-being, economic, social and psychological status of the people. तो ये social well-being का concept है, ये हमारा एक तरीके का वेलफेयर अप्रोच है ज्योग्राफी में। वेलफेयर अप्रोच, सभी की नीड हर तरीके की पूरी हो सके। हमने देखा ना, इमोशनल फैक्टर आ रहा है, रिलेशनल फैक्टर आ रहा है, स्पिरिचुअल फैक्टर आ रहा है, तो ये ब्रॉड टर्म है हमारा वेलफेयर ज्योग्राफी, ये ब्रॉड टर्म है। सेकंड पैरा, देयर आर मैक्रो एंड माइक्रो लेवल वेरिएशंस इन वेलफेयर एंड सोशल वेलबींग। मैक्रो स्केल में एरियाज ऑफ फीस्ट, लग्जरियस लाइफ, फेमाइन होता है मैक्रो बड़े लेवल पे, क्योंकि हम देखते हैं कुछ बच्चे पॉवर्टी में पैदा होते हैं, कुछ अंबानी जैसे घरों में पैदा होते हैं, तो ये हो गया बड़े पैमाने पे। थर्ड पैरा, आफ्टर 1960 ह्यूमन जोग्राफर्स आर पेइंग इंक्रीज्ड अटेंशन टू दीज लैंडस्केप एट अ वैरायटी ऑफ स्केल। तो हुआ क्या कि 1960s के दौर में कि जो जोग्राफर्स थे इनका ध्यान गया कि क्यों ये जो कुछ गेटोज है, कुछ जो स्लम्स है, वहां पे जो आबादी है वो इस तरीके की है और जो रिच क्लास है उनकी सोसाइटी अलग है। तो ये जो डिफरेंशिएशन है सोसाइटी का, मतलब एक सेक्शन में वो लोग रह रहे हैं, एक सेक्शन में कोई अमीर तबका रह रहा है, ये ऐसा ही क्यों है, ये ऐसा ही क्यों है और इसके रिपरकशंस क्या है, इसके रिजल्ट क्या है, तो इस पे लोग ज्यादा पढ़ने लग गए। ये एस्पेक्ट को 1960s के दौर में बहुत देखा जाने लगा। तो इसी में देखिए जरा लिखा हुआ, स्मिथ इन 1973 इन हिज पायनियर स्टडी identified 7 sets of indicators representing different components of well-being। तो ये 7 सेट क्या है, इनकम, वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, सेकंड लिविंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग हाउसिंग, तीसरा फिजिकल मेंटल हेल्थ, चौथा एजुकेशन, सोशल ऑर्डर, सोशल बिलोंगिंग, रिक्रिएशन, राइट। इसके बाद देखिए, on the basis of above indicate, last para, Smith found extreme inequalities in different parts of the world, especially USA। तो इसमें देखिए जो 1 2 3 1 2 लिखा हुआ है, इसके पहले अचीविंग दिस बेसिक गोल, लास्ट 3 लाइन है इस पैरा की। अचीविंग दिस बेसिक गोल्स रिक्वायर सेटिस्फेक्शन ऑफ 2 नीड्स, क्या, फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। These two in turn require that the following condition be satisfied। तब कब कोई फुलफिल करेगा, कब कोई सोशल वेलबींग होगा अच्छे से। Adequate supply of food and water, availability of protecting housing, safe workplace, physical environment, education,
रिलेशनशिप विद अदर, सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, राइट, ये 10 पॉइंट आ गए। तो ये मोर और लेस आपको बता रहा है, क्राइम, हेल्थ केयर, बिहेवियर, एनवायरमेंट, ठीक, ये सारी बातें हैं। तो जितना मन करे इसमें पढ़ लेना, मोटा मोटा मैंने आपको एक बताने की कोशिश करी है, वेलफेयर अप्रोच ज्योग्राफी का, ठीक है। बाद में इसकी और बात करेंगे, बाद में इसकी और बात करेंगे, अभी जितना नीड है उतना इस तक रखते हैं। तो यहाँ पे एक बार आई थिंक एक बार सिलेबस आप लोग देखो, कहाँ पे हम लोग क्या क्या चल रहे थे। तो हम लोग ने यहाँ से शुरुआत करी थी, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, ये हम लोग का हो गया, ठीक है। हम लोग का डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी हो गई, कंटेम्प्रेरी पॉपुलेशन प्रॉब्लम हो गई, राइट, दिस वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो ट्रेडिशनल पैराडाइम है इसमें वेलफेयर अप्रोच भी है, इसमें एक वेलफेयर अप्रोच भी है। तो ये लिखा नहीं है लेकिन आपका जैसे बिहेवियरल, रेडिकल ह्यूमनिज्म, ये सब है, इसी में आपका वेलफेयर अप्रोच भी पूछा जाता है। तो आज जो पढ़ाया है वो इसको टच कर रहा है, ठीक है, तो वो उसी में आ गया, इंक्लूड हो गया है, चीज ध्यान रखिएगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट्स एंड अप्रोचेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो हम लोग ने नियो माल्थुसियम कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसके बाद लिमिट्स टू ग्रोथ पढ़ी क्लब ऑफ रोम की, इसी के बाद इसी में आप क्या करोगे, इसी में अगर बात करी जाए, इसी में अगर बात करी जाए, हम लोग आगे जाके देखेंगे कि ये आज मैंने एक्चुअली एनसीईआरटी जब मैं एकेडमी पे पढ़ा रहा था तो ये उसमें है चीज, क्या हमने आप लोगों को न्यू माल्थुसियन थ्योरी पढ़ाई, उसके बाद लिमिट्स टू ग्रोथ मॉडल हुआ, उसके बाद क्या होता है, इसी पे ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट आती है कि अगर हम लोग ने पॉपुलेशन चेक जैसा है नहीं करी तो हम लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में इसमें बोला गया था कि एक समन्वय बैठाने की जरूरत है, एक सिंक्रोनाइजेशन बैठाने की जरूरत है, सो दैट रिसोर्सेज हम लोग आज के टाइम पे ऐसे इस्तेमाल करें कि जो फ्यूचर की जनरेशन है उनको प्रॉब्लम ना हो। तो क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी, ये है टॉपिक। तो अनुज तो आई थिंक एनसीईआरटी क्लास में आते हैं। लीना, आपका सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया है क्या? सो आज मैंने वो कॉन्सेप्ट लिया, तो ये जो कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच है सस्टेनेबल का, वो वहां हो गया है। ओके ओके ओके, तो कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसके बाद क्या होता है, यहीं पे रियो डी जेनेरियो समिट होती है 1992 में, अर्थ समिट जिसे हम लोग बोलते हैं, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होती है। तो वहां पे हमें जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसके बाद यहाँ देखिए इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, दिस वी हैव डन, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, कल हम आपको ऑफ रखेंगे क्योंकि परसों से हम माइग्रेशन टॉपिक लेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो कल का टाइम है, तो जितना अभी तक पढ़ाया है उसको कम से कम पेजेस में आप लोग करिए, ठीक है। अगला टॉपिक जो हमारा माइग्रेशन चलेगा, आई एम गोइंग टू टेक दिस पर्टिकुलर टॉपिक, माइग्रेशन, ठीक है। तो अभी तक हम चाह रहे हैं जितना आप हम लोग ने डिस्कस किया है, बुक से आप लोग नोट कर लो, जो भी वर्ड नोट करने, जो भी इनहांस करना अपने नोट्स वो कर लीजिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक दिस पर्टिकुलर थिंग, माइग्रेशन और इसकी थ्योरीज। 11 तारीख को हम लोग मिलेंगे, माइग्रेशन में स्टार्ट करूंगा, सॉरी 11 तो कल ही है, परसों 12 को, ठीक है। चला जाए।
ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बाय बाय बाय, रिवाइज करिए, शॉर्ट करिए नोट सारे, ठीक है, बाय बाय बाय।